नमस्कार दोस्तों, आईसीआर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, ठीक है, उसका हम साइंस सेक्शन करवा रहे हैं। अभी तक लगभग 86 क्वेश्चन हो चुके हैं और 500 क्वेश्चन की ये सीरीज़ है। तो हम जल्दी जल्दी सब क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम के पहले हम पूरा साइंस सेक्शन कवर कर लेंगे और सोशल साइंस सेक्शन कवर कर लेंगे, ठीक है। और अभी तक ये 3 क्लासेस हो चुकी हैं, चौथी ये क्लास है। और एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन उनको सर्च करके, ठीक है, जो एग्ज़ाम में अभी तक क्वेश्चन आए, एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया और जो भी वन डे एग्ज़ाम है, ठीक है, उनके क्वेश्चन जो हैं उनको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सर्च करके उसके बाद टाइप करके लेके आए हैं क्वेश्चन को। तो इन क्वेश्चन को आप देखिएगा, ठीक है, और नोट्स बनाते चलिएगा। और इसका पीडीएफ हम जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है, टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी और पीडीएफ फुल पीडीएफ रहेगी, आंसर के साथ आपको मिल जाएगी। इसके और भी क्लासेस आती रहेंगी जिस तक 500 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो 500 क्वेश्चन में लगभग आपको पूरा साइंस सेक्शन ही कवर कर लेंगे। इतना हर कोई ऐसा टॉपिक बचेगा नहीं जिससे हम क्वेश्चन कवर नहीं करेंगे। तो साइंस क्वेश्चन का पूरा सेक्शन कवर हो जाएगा इस क्लास 500 क्वेश्चन सीरीज से, ठीक है। तो हम अब देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है, पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। तो पहले आप जान लीजिए कि पेनिसिलिन होता क्या है, ठीक है। तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है, जो एंटीबायोटिक दवाओं में काम आती है, ठीक है। जो एंटीबायोटिक वो होती है जो सभी ऐसी दवा होती है, दवाओं में यूज किया जाता है जो हर जगह हर बीमारियों में काम आता है, ठीक है, लगभग बीमारियों में काम आ जाता है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो होती है एंटीबायोटिक होती है, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। और पेनिसिलिन की उत्पत्ति जो हुई पेनिसिलियन फंगी से हुई है, ठीक है। तो किससे हुई है? पेनिसिलियन फंगी से हुई है। पेनिसिलिन की उत्पत्ति किससे हुई है? पेनिसिलियन फंगी से हुई है। और तो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? तो फंगस से प्राप्त किया जाएगा, क्योंकि पेनिसिलिन फंगी से हुई थी तो फंगस से ही प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? कवक, ठीक है, कवक हो जाएगा। और इसी को हम फंगस बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम फंगस बोलते हैं, ठीक है, फंगाई इसी को बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन का आंसर हो जाएगा कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो यहाँ पर ग्रीन में लिख के आ रहा है, तो आंसर नीचे लिख के आता रहेगा, ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर नीचे लिख के आएगा। तो पेनिसिलिन प्राप्त हो जाता है किससे? कवक से प्राप्त होता है। और ये क्या होती है कि एंटीबायोटिक होती है और पेनिसिलिन फंगी से प्राप्त होती है, पेनिसिलियन फंगी से प्राप्त होती है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा। और इसमें दो चीज़ें होती हैं, जैसे बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा, और आयरन होता है जो लोहा जो होता है, ठीक है, जो लोहा होता है वो किसका मतलब किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का जो क्या कहते हैं अयस्क है वो आयरन का है, ठीक है। आयरन का अयस्क क्या गया है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो इंपॉर्टेंट दो होते हैं, ठीक है। हेमेटाइट में जो होता है, ठीक है, हेमेटाइट में लगभग 70% आयरन निकलता है, ठीक है। कितना होता है? 70% आयरन होता है हेमेटाइट में। और मैग्नेटाइट में कितना होता है? मैग्नेटाइट में 72% होता है। तो हेमेटाइट में 70% का क्या कहते हैं आयरन होता है, और क्या कहते हैं मैग्नेटाइट में 72% होता है। लेकिन इसका आंसर बॉक्साइट का किसका अयस्क हो? तो एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा, ठीक है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क हो जाएगा? एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और जिंक की हो जाएगी, ठीक है, कॉपर और जिंक, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, कॉपर और जिंक की हो जाएगी, कॉपर और जिंक, ठीक है, नीचे आंसर दिया है, कॉपर और जिंक की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को फ्रिज में ताज़ा रखने के लिए सबसे सुरक्षित तापमान क्या होता है? ठीक है, आपको ये बताना है कि भोजन को जो फ्रिज में रखा जाता है तो सबसे सुरक्षित तापमान जो होता है वो कितना होना चाहिए? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जितने टेम्परेचर जो होता है उसमें क्या होता है? फ्रीजर पॉइंट होता है, मतलब इसके नीचे फ्रीज हो जाती है, कोई भी चीज़ें जमने लगती है, ठीक है, बर्फ बनना शुरू हो जाती है। चाहे 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे की, जैसे वाटर है, मान लो अगर फ्रिज में 4 डिग्री से नीचे रख देंगे तो बर्फ बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो और इसके ऊपर ही जो वाटर जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही वाटर जो होगा लिक्विड फॉर्म में होगा, ओके। तो फ्रिज को ताज़ा रखने के लिए, मतलब भोजन को फ्रिज में ताज़ा रखने के लिए कौन सा टेम्परेचर होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक घटक जो सभी विषाणुओं में अदृश्य रूप से पाया जाता है वह है,
ठीक है। तो क्या होता है वो, तो विषाणु किसे बोलते हैं, विषाणु को वायरस बोलते हैं, ठीक है। तो रासायनिक घटक जो सभी विषाणुओं में अदृश्य रूप से पाया जाता है वो क्या होता है, तो वो प्रोटीन होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रोटीन होता है, ओके। और प्रोटीन होता क्या है, ठीक है। तो प्रोटीन जो होता है, तो शरीर में प्रोटीन का काम जो होता है, प्रोटीन अणुओं के एक जटिल समूह होता है, ठीक है, ठीक है। और जो शरीर में सभी जरूरी काम करता है, जैसे कि क्या क्या काम करता है, जैसे कि बाल, नाखून, हड्डियां, मांसपेशियां, ये सब का बनाने का काम जो होता है प्रोटीन का होता है, ठीक है। और मांसपेशियों का शेप, ऊतकों को प्रोटीन और ऊतकों को अंगों का जो आकार होता है, आकार देता है, वो प्रोटीन का ही काम होता है। तो शरीर में क्या क्या काम करता है, प्रोटीन का काम क्या क्या होता है, प्रोटीन से बाल, नाखून, हड्डियां, मांसपेशियां, मतलब जितने भी चीज़ें होती हैं बनना शुरू होती हैं, उसका शेप जो होता है बनता है शरीर में, वो किसका काम होता है, प्रोटीन से ही होता है, ठीक है। अंगों का आकार जो बनता है वो प्रोटीन से ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। रासायनिक घटक जो सभी विषाणु में अदृश्य रूप से पाया जाता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोटीन से ही सबका निर्माण, शरीर में हर पार्ट का, बॉडी पार्ट का निर्माण होता है, टिश्यू का निर्माण होता है, ठीक है। तो प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, इसमें नीचे ऑप्शन दिया है लिपिड। लिपिड क्या होता है, एक अघुलनशील पदार्थ होता है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ मिलकर ऊतक का निर्माण करता है। तो ऊतक का निर्माण कौन करता है, मतलब टिश्यू जिसे बोलते हैं, टिश्यू का निर्माण कौन करता है, तो टिश्यू का निर्माण जो होता है, ठीक है, टिश्यू का निर्माण जो होता है लिपिड करता है, ठीक है। तो जो क्या होता है, किससे किससे मिलकर बनाता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ मिलकर क्या होता है, टिश्यू का निर्माण करता है। तो अभी मैंने बताया प्रोटीन का निर्माण क्या क्या होता है, तो प्रोटीन से क्या होता है, शरीर के बॉडी के पार्ट बनते हैं, ये हो गया बात। और प्रोटीन और क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलकर क्या बनाते हैं, ठीक है, टिश्यू का निर्माण करते हैं, तो उसी को लिपिड बोलते हैं। तो यह अघुलनशील पदार्थ होता है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ऊतक का निर्माण करता है, ठीक है, टिश्यू का निर्माण करता है। ऊतक को ही क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू का निर्माण करता है, तो उसे लिपिड कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। रासायनिक घटक जो सभी विषाणुओं में अदृश्य रूप से पाया जाता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। तो टिश्यू प्रोटीन हो जाएगा आंसर इसका। और एक चीज़ और बता देते हैं, जो विटामिन होती है, मतलब जो रासायनिक नाम होता है विटामिन का, ठीक है, हम रासायनिक नाम बता देते हैं, इसको याद करने का तरीका बता देते हैं क्या क्या होता है। एक चीज़ और हम बता देते हैं यहीं पर, घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है, ठीक है। घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है, घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है, विटामिन ए होती है, विटामिन डी होती है, विटामिन ई और विटामिन के। क्या होती है, घुलनशील होती है। लेकिन किसमें घुलनशील होती है, वसा में, ठीक है। किसमें घुलनशील होती है, वसा में घुलनशील होती है, ए डी ई के, ठीक है, ए डी ई के। तो किसमें घुलनशील होती है, वसा में घुलनशील होती है। तो रासायनिक घटक जो सभी विषाणुओं में से पाया जाता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। पहली बात तो ये होगी, ठीक है। और हम विटामिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। विटामिन जो होती है वो कौन कौन सी विटामिन है जो वसा में घुलनशील होती है, तो कौन कौन सी हो जाएगा, घुलनशील विटामिन जो होती है ए डी ई के होती है, वसा में घुलनशील होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं, विटामिन जो होती है वो ए बी सी डी ई के रासायनिक नाम क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो लगभग एग्जाम में आ रहे हैं, तो हम इसको सोचें कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो जितने भी विटामिन हैं ए बी सी डी ई के, ठीक है, इसके रासायनिक मतलब केमिकल नेम क्या क्या होते हैं, ठीक है, उसका नाम हम बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, विटामिन ए जो होता है उसको कहते हैं रेटिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं, ठीक है, रेटिनॉल बोलते हैं, रेटिनॉल ये लिखा है। और विटामिन बी को बोलते हैं थायमिन विटामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विटामिन बी को थायमिन बोलते हैं। टेंशन ना लीजिए, हम इसको अभी ट्रिक के साथ याद कराते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन बी को थायमिन विटामिन बोलते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को, ठीक है। तो सी तो वैसे वाला याद रहेगा, जितने भी जहाँ पर एसिड पाया जाता है, जैसे खट्टी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पर विटामिन सी पाया जाता है, तो एसिड से ही याद रहेगा, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन डी जो होता है उसे क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल विटामिन बोलते हैं। और विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल टोकोफेरॉल, ठीक है। और के को फिलुकोनॉन बोलते हैं, ठीक है, फाइलोकोनॉन, क्या वो किसको बोलते हैं, फिलुकोनॉन विटामिन के को बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इसका नाम तो पहली बात तो याद होना चाहिए, तभी तो ट्रिक क्या काम करेगी। तो रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलुकोनॉन, ठीक है, ये होता नाम।
तो विटामिन ए का रेटिनॉल हो जाएगा। लेकिन कैसे याद कैसे करेंगे, तो रथ पर एक टॉफी, देखो मैंने एक ट्रिक बनाया है, देखो यहाँ पर एक, ये देखो पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है, रथ पर एक टॉफी, ठीक है, रथ पर एक टॉफी है। तो रथ से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल, ठीक है, था से थायमीन हो जाएगी, ए से एस्कॉर्बिक हो जाएगी, और का से कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, टा से टोकोफेरॉल हो जाएगा, और क्यू से किलोफेनॉन हो जाएगा, फाइलोक्विनॉन हो जाएगा, ठीक है। तो फा से क्या हो जाएगा, फिलोक्विनॉन हो जाएगा। ओके, तो रथ पर एक टॉफी, ठीक है, तो ये याद रहेगा, रथ पर एक टॉफी। तो रेटिनॉल, थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल और फिनोक्विनॉन होता है। तो ये रासायनिक नाम हो गया इसका, ठीक है, याद हुआ नहीं हुआ, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन बी को क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, ठीक है, विटामिन क्यू को फिलोक्विनॉन बोलते हैं, फाइलोक्विनॉन। तो ओके, ये नाम हो गया, याद रहेगा हमें लगता है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, रथ पर एक टॉफी, ठीक है, तो रथ एक टॉफी ऐसे याद रखो, रथ एक टॉफी, हो गया, याद हो गया ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है 92 नंबर का क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक क्यों है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, प्रदूषक होता है, क्यों होता है ऐसा, तो इसका आंसर हो जाएगा, यह हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, इट रिएक्ट्स विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। जब भी सांस लेते हैं तो सांस के साथ क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर के अंदर चली जाती है, ठीक है, और फेफड़े के जरिए क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड के अंदर जाती है, तो उसी के साथ क्या होता है, और ब्लड के अंदर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऑक्सीजन के साथ चली जाती है, ठीक है। तो ये क्या होती है कि जो ब्लड होता है, जो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ क्या होता है, रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, रिएक्ट करने से क्या होगा, ठीक है, नया कोई कंपोनेंट बनाएगा, तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारे ब्लड होगा, जो सेल्स होंगी वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगी, तो इस वजह से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, एक डेंजरस गैस होती है, ठीक है, अब प्रदूषक होता है, इसी को बोला जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, इसलिए क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक है। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त किडनी में किसके माध्यम से प्रवेश करता है, तो रक्त जो होता है, ठीक है, रक्त जो होता है किडनी में किसके माध्यम से प्रवेश करता है, ये बताना है आपको। तो पहली बात तो जान लीजिए कि किडनी तो सही लिखा है, धमनी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, धमनी को बोलते हैं आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे बहुत लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे आर्टरी क्या बोलते हैं, तो इसको आर्टरी बोलते हैं, ठीक है, धमनी को, ओके, आर्टरी बोलते हैं, ओके। तो आर्टरी बोलते हैं किसको, धमनी को बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रक्त किडनी में किसके माध्यम से प्रवेश करता है, तो गुर्दे की धमनी जो होती है, गुर्दे की धमनी होती है, वहां से क्या होता है, रक्त प्रवेश करता है, ठीक है, किडनी के माध्यम से प्रवेश करता है गुर्दे की धमनी के जरिए, ठीक है, गुर्दे की धमनी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था, ठीक है। तो प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था, रोमेर ने नापा था, ठीक है, किसने नापा था, रोमेर ने नापा था, हो जाएगा रोमेर। तो प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा, रोमेर ने नापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल ग्रहों को उनकी संबंधित कक्षाओं में रखने के लिए एक साथ जुड़ता है, ठीक है। तो जो ग्रह होते हैं ग्रेविटी में बांध के रखते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये क्या कहते हैं, अर्थ हो गई, ठीक है, क्या होगी, अर्थ हो गई, इसके बाहरी कक्षाओं बाहर क्या करते हैं, मून हो गया, ठीक है, इसकी कक्षा में। तो मून क्या होता है, इसके ऑर्बिट में रोटेट करता है। तो ये क्या होता है, ये रोटेशन करता है, लेकिन ये स्पेस में कहीं खो क्यों नहीं जाता है, ये अपने रास्ता को बदल क्यों नहीं लेता है, क्यों, क्योंकि इस पर एक फोर्स अप्लाई होता है पृथ्वी के जरिए, ठीक है। तो आपको पता होगा दो पिंड जब होते हैं, ठीक है, दो पिंडों के बीच में किसी का एक बल प्रयोग कार्य करता है, ठीक है, तो वो उसी बल को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो इस पे एक गुरुत्वाकर्षण बल अर्थ पे काम कर, अर्थ की वजह से पृथ्वी मून की वजह से क्या करता है, इस पे गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ एक फोर्स और काम करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अभिकेंद्री बल जो होता है उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है,
किस पे, ग्रहों पर अप्लाई होता है। इस वजह से वो अपनी ऑर्बिट में ही रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल और सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। तो हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण और अभिकेंद्री बल, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल और सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघनाथ साहा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो भौतिकी के क्षेत्र से रिलेटेड है ये, ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड है। तो भौतिकी क्षेत्र से मेघनाथ साहा को जाना जाता है, ठीक है, भौतिकी क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट का रासायनिक संरचना क्या है। सीमेंट का रासायनिक संरचना क्या है। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम। क्या क्या होता है, लाइमस्टोन, ठीक है, क्ले और जिप्सम। उसी को क्या बोलते हैं, चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम, ठीक है। चूना पत्थर क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, मिट्टी को क्ले बोलते हैं और जिप्सम को जिप्सम भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो क्या हो जाएगा, सीमेंट का केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है, सीमेंट का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयोबोमियन ग्रंथियां कहाँ पर स्थित होती हैं। मेयोबोमियन ग्रंथियां कहाँ पर स्थित होती हैं, तो कहाँ पर होती हैं, हमें लगता है ये क्वेश्चन है जो पिछले क्लास में लिए थे, उसमें भी ये क्वेश्चन ले लिए थे, ठीक है। तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। मेयोबोमियन ग्रंथियां जो होती है वो नेत्र में होती हैं, ठीक है, आँख में होती हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे के लेटेक्स का व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो किस पौधे, लेटेक्स एक पौधा होता है, ठीक है, उसको कौन क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लेटेक्स पौधा जो होता है उसको क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है, किस व्यवसाय में यूज किया जाता है, ये पूछ रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा रबर प्लांट, ठीक है, रबर प्लांट हो जाएगा, तो रबड़ संयंत्र जैसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रबड़ संयंत्र, ओके। तो रबड़ संयंत्र सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो का आविष्कार किसने किया। तो डायनमो का आविष्कार किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया था, ठीक है। किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया था। डायनमो होता क्या है, ठीक है, क्या बनाता है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है, ठीक है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है एनर्जी जो होती है। तो क्या होता है कि सॉफ्ट लगा होता है, उसमें क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी के जरिए क्या करते हैं, अल्टरनेटर क्या कहते हैं, रोटर को रोटेट कराते हैं, उस वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होती है, उस तो वैसे ये काम करता है। तो डायनमो का काम यही था, ठीक है। अब उसकी जगह भाई अल्टरनेटर की यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, डायरेक्ट एसी बना लेते हैं। पहले ये डायनमो जो था वो डीसी बनाता था, ठीक है, पहले क्या बनाता था, डीसी बनाता था। किसका निर्माण करता था, डीसी का, डायनमो। लेकिन अब एक नया आ गया है, ठीक है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए एक अल्टरनेटर की यूज किया जाता है, ठीक है। तो अल्टरनेटर क्या करता है, वो डायरेक्ट एसी में ही बना देता है, ठीक है, एसी करंट में ट्रांसफर होता है। तो डायनमो का आविष्कार किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया था, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो ये तो लगभग आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा। तो क्या हो जाएगा, विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, मछली का तेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मछली का तेल हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका देखो आंसर, मछली का तेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर एक कच्चा माल है, ठीक है, चूना पत्थर एक कच्चा माल है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है, ठीक है। चूना पत्थर एक कच्चा माल है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है, यह आंसर क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीमेंट, ठीक है। चूना पत्थर एक कच्चा माल है, इसको हम सीमेंट में यूज करते हैं, ठीक है, सीमेंट उद्योग में यूज करते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, सीमेंट उद्योग में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कठोर कोयले की उच्चतम गुणवत्ता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन कठोर कोयले की उच्चतम गुणवत्ता है, ठीक है। तो एंथ्रेसाइड में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो ये कार्बन की वजह से क्या है, ज़्यादा एनर्जी वो, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी वो अपने आप स्टोर करेगा, ठीक है, एंथ्रेसाइड। बिटुमिनस उससे कम होगा, लिग्नाइट उससे कम एनर्जी स्टोर करेगा, और पीट जो होगा सबसे कम एनर्जी स्टोर करता है। तो कोयला मतलब ये जान लो कि एंथ्रेसाइड हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंथ्रेसाइड हो जाएगा। लेकिन कोयला बनता कैसे है, ठीक है, जो क्या कहते हैं जैविक पदार्थ होते हैं, ठीक है, या जैविक पदार्थ जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पृथ्वी के अंदर दब गए हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत टाइम तक क्या होता है कि टेम्परेचर, ठीक है, और प्रेशर,
और के वजह से क्या होता है, बहुत गहराई में दबाव के प्रेशर की वजह से क्या होता है, वो एक कार्बन में चेंज हो जाता है, ठीक है, कोल में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो पीठ देखो कहाँ पाया जाता है, सबसे ऊपरी सतह पे जो पाया जाता है वो पीठ पाया जाता है, ठीक है, सबसे ऊपरी सतह पे। अगर ऐसा पूछा था क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस फिगर को लाया है, लेकिन सबको पता है कि कोयला कैसे बनता है, सबको हर किसी को पता है, लेकिन पीठ जो होता है वो सबसे ऊपरी सतह में पाया जाता है। सबसे उसके बाद नीचे वाली सतह में क्या होता है, ठीक है, तो उसके नीचे वाली सतह में लिग्नाइट पाया जाता है, ठीक है। लिग्नाइट के नीचे क्या पाया जाता है, फिर बिटुमिनस पाया जाता है, और बिटुमिनस सबसे नीचे क्या पाता है, एंथ्रेसाइट पाया जाता है। तो एंथ्रेसाइट जो होता है वो सबसे निचली सतह पे पाया जाता है। क्यों ज़्यादा कार्बन होता है, क्योंकि वो उसका जितना वेस्ट पार्ट था, मतलब जैविक वेस्ट पार्ट था, वो टोटल कार्बन में चेंज हो गया था। तो उस पर ज़्यादा प्रेशर था, प्लस हीट भी सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि पृथ्वी जानते हो पृथ्वी अंदर से बहुत गर्म है, ठीक है। तो पृथ्वी अंदर से गर्म होने की वजह से क्या होगा कि उसमें हीट भी अच्छे से मिल रही है, क्योंकि हम पृथ्वी से जितना गहराई में नीचे जाते जाते हैं तो उसमें क्या होता है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो वेस्ट पार्ट था, जैविक वेस्ट पार्ट था, वो टोटल कार्बन में चेंज हो गया। तो एंथ्रेसाइड सबसे निचली सतह पर पाया जाता है, ठीक है। तो उसमें कार्बन जो होता है, एंथ्रेसाइड में कार्बन जो होता है 94 से 98% होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपरी सतह क्या जाता है, पीठ पाया जाता है, फिर उसके नीचे वाले पे लिग्नाइट, फिर उसके ऊपर उसके नीचे बिटुमिनस, फिर सबसे नीचे एंथ्रेसाइट पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे ऊपरी सतह पे क्या पाया जाता है, पीठ पाया जाता है। तो इसमें टोटल जो बेस्ट पार्ट था वो कार्बन में चेंज नहीं हुआ रहता है, इस वजह से इस पर कार्बन की मतलब एनर्जी कम स्टोर करता है, ओके। तो एंथ्रेसाइड का, ठीक है, एंथ्रेसाइड में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 94 से 98% होती है। कितना होती है, 94 से 98% होती है, ठीक है, एंथ्रेसाइड में। उसके बाद ये तो है बिटुमिनस। बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा कितना होती है, 77 से 86% होती है, ठीक है, 77 से 78 86%, ठीक है, क्या होता है, इसमें कार्बन की मात्रा होती है। उसके बाद लिग्नाइट है, ठीक है, लिग्नाइट में क्या होता है 28 टू, ठीक है, 30% होती है कार्बन की मात्रा। उसके बाद पीट में कितना कार्बन की मात्रा होती है, 27% से कम होती है, ठीक है। तो 27% से कम होती है। तो एंथ्रेसाइड में 94 से 98% कार्बन होता है, बिटुमिनस में 77 से 86% होता है, 77 टू 86%, और लिग्नाइट में 28 टू 30% होता है, और पीट में 27% होता है, ठीक है। एक कार्बन का, ठीक है, क्या कहते हैं, कोल का एक स्ट्रक्चर हो गया, ओके। तो यहाँ से ये इसको याद रखिएगा, पीठ सबसे ऊपर होता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव में एक आपातकालीन हार्मोन है, ठीक है। तो आपातकालीन हार्मोन क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एड्रेनालाइन होता है, ठीक है, ठीक है, एड्रेनालाइन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एड्रेनालाइन होता है, ठीक है, एड्रेनालाइन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा कभी कभी कोई पार्ट हो जाता, नहीं हो पाता है प्रोनाउंसिएशन, तो एड्रेनालाइन हो जाएगा इसका आंसर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है, ठीक है, ये हो गया। तो कौन सा शब्द, फ्रीक्वेंसी जो मेजरमेंट की जाती है, क्योंकि जो वेव चलती है, ठीक है, ध्वनि तरंगों की जो वेव चलती है उसमें भी फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करने के लिए, जैसे ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये सब इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, जो साइकिल होती है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट करती है, जैसे मान लो एक सेकंड में ये 4 साइकिल कंप्लीट कर ली, तो इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक सेकंड का। तो समझ में आ गया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी की जो क्या कहते हैं वो होती है, यूनिट होती है, वो उसे हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं, ओके। उसके बाद होता है डेसीबल। डेसीबल क्या होता है, जो ध्वनि सुनाई देती है, जो ध्वनि सुनाई जाती है उसकी एक यूनिट होती है कि कितने डेसीबल से कितने, जैसे ह्यूमन की जो क्या कहते हैं सुनने की क्षमता होती है 20 डेसीबल से होती है 20,000 डेसीबल, ठीक है, यहाँ तक ये सुन सकता है आदमी, उसके नीचे या ऊपर आदमी सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो इंसानों को 20 to 20 के डेसीबल तक होती है, ठीक है, क्या कहते हैं इंसान को सुनने की क्षमता होती है। तो हर्ट और डेसीबल दोनों हो गया ध्वनि का तरंग से रिलेटेड, ठीक है। एक मैक है, मैक क्या होता है, ध्वनि तरंग से
ये भी एक स्पीड मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। ध्वनि की स्पीड मेजरमेंट के लिए क्या होता है, माइक का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे हाई स्पीड क्या होती है, ठीक है, ध्वनि को यूज मेजरमेंट करने के लिए हमेशा माइक का यूज करते हैं। जैसे मान लो देख सुने होंगे आप, मिसाइलें जो होती हैं 3 मैक 2 मैक या प्लेन जो होते हैं, ठीक है, उसकी माइक में स्पीड मेजरमेंट की जाती है। क्यों? क्योंकि ध्वनि से भी तेज स्पीड होती है, इसलिए माइक मतलब अगर वो 2 मैक है तो ध्वनि से 2 गुना तेज स्पीड हो जाएगी। तो मैक क्या हो गया, मैक स्पीड मेजरमेंट के लिए यूज है। लेकिन कैंडेला क्या होता है, तो कैंडेला का यूज क्यों किया जाता है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, ठीक है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो कैंडेला का यूज क्यों किया जाता है, कैंडेला किसका यूनिट है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, जो प्रकाश की ज्योति तीव्रता, ठीक है, प्रकाश की ज्योति तीव्रता की यूनिट जो होती है वो कैंडेला होती है। ओके, तो ये हो जाएगा। तो इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है, तो मैंने बता दिया हर्ट्ज भी हो गया, डेसिबल भी हो गया, माइक भी हो गया। हर्ट्ज बता दिया फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए, ध्वनि को मतलब कितना सुनाई दे रहा है किसको, डेसिबल में यूज किया जाता है। माइक स्पीड मेजरमेंट के लिए होता है ध्वनि की, ठीक है। तो कैंडेला क्या हो जाएगा, कैंडेला हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, ठीक है, उसका वो हो जाएगा। ये देखो आंसर कैंडेला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया। तो लेजर का आविष्कार किसने किया था, तो लेजर का आविष्कार, ठीक है, थियोडोर मैमान ने किया था, ठीक है, थियोडोर मैमान ने किया था। तो लेजर का यूज किसने क्या आविष्कार किसने किया, थियोडोर मैमान ने। ओके, आंसर हो जाएगा थियोडोर मैमान। उसके बाद द्रवित ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है, मतलब क्या होता है द्रवित ऑक्सीजन, मतलब क्या होता है, लिक्विफाइड ऑक्सीजन, जो जब हाई प्रेशर पे क्या प्रेशराइज करके जो ऑक्सीजन को हम रखते हैं तो लिक्विड फॉर्म में आती है। क्योंकि जो हॉस्पिटल में और जगह भी यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में यूज की जाती है, वेल्डिंग कटिंग के लिए कटर की यूज किया जाता है, तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन की यूज किया जाता है वो लिक्विफाइड ऑक्सीजन होती है, ठीक है, द्रवित ऑक्सीजन होती है। तो उसका पूछ रहा है रंग कैसा होता है, ठीक है, आपको क्या बताना है, रंग कैसा होता है। तो इसका रंग क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, पहले ब्लू, क्या बोलते हैं, पहले ब्लू बोलते हैं। ओके, तो पहले ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो द्रवित ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है, पहले ब्लू होता है। ओके, तो पहले ब्लू, आप सोच रहे हैं पहले ब्लू पता नहीं क्या होता है, तो पहले ब्लू देखो ये होता है, ये कलर जो आप देख रहे हैं ये, इसीलिए मैं लगाया हूँ इसको, ठीक है। तो इसी कलर को क्या बोलते हैं, पहले ब्लू बोलते हैं। ओके, द्रवित ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है, पहले ब्लू होता है। ओके, क्या हो जाएगा, पहले ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है। तो मतलब ऐसा क्या बनाया जाता है, किसके बनाने में फिनॉल का उपयोग किया जाता है। तो फिनॉल का उपयोग किस में किया जाता है, तो बेकेलाइट, ठीक है, बेकेलाइट का निर्माण में क्या कहता है, फिनॉल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, याद हुआ। बेकेलाइट का निर्माण, फिनॉल के निर्माण में बेकेलाइट का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र का निर्माण करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी, अभी मैंने बताया था कि पृथ्वी कई पार्ट में डिवाइड की गई है, ठीक है। ऊपर का एरिया जो मेंटल हो गया, उसके नीचे कोर, फिर इंडर कोर, आउटर कोर, इस तरह के जो पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको बताते हैं पृथ्वी का कैसे निर्माण हुआ है। तो इसमें जो होता है, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र का निर्माण कौन करता है, तो लोहा और निकिल, ठीक है, आयरन और निकिल का जो होता है, पृथ्वी का केंद्र का निर्माण आयरन और निकिल का निर्माण करते हैं। ठीक हो, देखो ये पृथ्वी मान लो गई, ठीक है, पृथ्वी यही है, ठीक है, मान लो क्या तो पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे वाले को अपर मेंटल बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। उसके नीचे अपर मेंटल बोलते हैं और मेंटल बोलते हैं, ठीक है। तो आउटर कोर बोलते हैं और इनर कोर बोलते हैं, ठीक है। आउटर कोर, ठीक है, सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है वो इनर कोर बोलते हैं। तो ये जो कोर है इसी को सेंटर बोलते हैं, इसी को पूछा है, केंद्र के बारे में पूछा है। तो आयरन और निकिल से मिलकर बना हुआ है, ठीक, किससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है, आयरन और निकिल से मिलकर बना हुआ है, निकिल। ओके, तो आयरन और निकिल से मिलकर एक कोर बना होता है। तो कोर दो तरीके होता है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है, वो ठोस पार्ट में होता है, ठीक है। लेकिन इनर कोर जो होता है, इनर कोर टोटल क्या होता है, प्लाज्मा होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है इसका, सूर्य के क्या कहते हैं सरफेस के टेम्परेचर के बराबर इसका टेम्परेचर होता है, लगभग 5 से 6,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, ठीक है, कोर का जो टेम्परेचर होता है। प्लाज्मा जो होती है, तो ये क्या होती है, ये इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये प्लाज्मा में चेंज हो जाती है। तो समझ में आ गया। तो ये कोर जो किसका होता है, आयरन और निकिल के बना होता है।
जितना मतलब ये समझ लो कि पृथ्वी से गहराई में जितना नीचे जाते जाएंगे उसका टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ता जाएगा। सबसे ऊपर ही जो है पृथ्वी जो ठंडी है, उसके नीचे जितना भी गहराई में चले जाएंगे तो उसका टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ता चला जाएगा। ये जो प्लाज्मा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पृथ्वी के लिए। अगर ये ना होता तो ना हमारी पृथ्वी अभी तक ये वीरान होती, इस पर कुछ कोई भी जीव जंतु कुछ भी नहीं पाए जाते, ठीक है। ऐसे मंगल ग्रह जैसी होती, या फिर क्या कहते हैं, उस पर जीवन ही नहीं पाया जाता, कोई भी ग्रह जैसा हो सकती थी जिसे, ठीक है, अपने सोलर सिस्टम में, तो वैसे ही होती है। तो इसका काम क्या होता है, जब पृथ्वी कहने का मतलब ये पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, ये आप ये जानते ही हैं, ठीक है, अपनी धुरी पे घूमती है, तो इसके वजह से क्या होता है, इसके अंदर का जो लिक्विड फॉर्म है प्लाज्मा, ये भी रोटेट करता है। तो आप ये जान लीजिए जब भी कोई मतलब कोई प्लाज्मा हो गया या फिर कोई गर्म चीज़ हो गई, और कहते हैं मेटल की गर्म चीज़ होती है, लिक्विडफाइड चीज़ें होती है, तो जब हीट हो जाती है और रोटेट करती है तो उसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसी की वजह से क्या होता है कि हमारी पृथ्वी में एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड चलती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल चलती है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल टू साउथ पोल चलती है। अब क्या होता है, ये पृथ्वी में ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, तो इस वजह से क्या होता है, एक वो बना लेता है, रिंग बना लेता है, पृथ्वी का जो क्या कहते हैं आवरण बना लेती है। तो बाहर की जो सूर्य की सोलर पराबैंगनी किरणें हैं या भी जो बेकार मतलब हानिकारक है पृथ्वी के लिए, ठीक है, वो जब पृथ्वी पे आती हैं तो ये इसको मतलब रोक देती है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होती है, तो ये जान लो कि प्लाज्मा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोर जो होती है पृथ्वी की जो बनी होती है, इसको रोटेशन को जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, बस इतना जान लो तुम। और मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने से क्या होता है, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं या पृथ्वी का जो वायुमंडल है, जो ये सब रुका हुआ है, उसको एक आवरण बना के रखी हुई है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती ना तो सब ये उड़ गया होता, अब तक अभी तक कुछ पृथ्वी पर नहीं बचा होता। तो ये आप जान गए होंगे, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम करती है। उसके बाद है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे भारी मेटल का नाम बताइए, ठीक है। तो भारी मेटल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऑस्मियम हो जाएगा। सबसे भारी मेटल क्या होता है, ऑस्मियम होता है, ठीक है, बी सही हो जाएगा। और सबसे हल्की मेटल क्या होता है, वो लिथियम होती है, क्या होती है, लिथियम। तो हल्की क्या हो जाएगी, लिथियम हो जाएगी, ओके, लिथियम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, लिथियम। तो सबसे भारी क्या हो जाएगा, ऑस्मियम, सबसे हल्की क्या हो जाएगा, लिथियम, ओके। तो ऑस्मियम और लिथियम, ऑस्मियम सबसे भारी और लिथियम सबसे हल्की हो जाएगी। सड़े हुए अंडे जैसी वाली वाली गैस कौन सी होती है, तो सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली गैस कौन सी होती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं उसे, ठीक है। जो सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। हर कोई सुना होगा, ठीक है, सूंघा होगा, क्या कहते हैं कि सड़ा हुआ अंडा कैसा महकता है, ठीक है। अंडा अगर नहीं पता है तो आप अंडे को रख दीजिए, कुछ दिन तक सड़ जाएगा, उसके बाद आप सूंघिएगा तो जैसी उसकी महक आएगी ना, उसी को हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं, वैसी महक आएगी। तो सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली गैस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, ओके। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, विद्युत का चालक मतलब क्या, कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो हो जाए, करंट आराम से फ्लो हो जाए, बिना कोई रेजिस्टेंस के, बिना कोई प्रतिरोध के। क्या होगा कि करंट जब फ्लो हो जाएगा, ठीक है, कोई कंडक्टर में, तो उसी को बोलते हैं, क्या कहते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। रेजिस्टेंस ना हो, कम हो, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस होने से वजह से क्या होता है, हीट डेवलप होती है। हीट डेवलप होने की वजह से क्या होता है कि करंट का लॉसेस होता है, करंट जितना दिए हैं उतना हमें आउटपुट पे नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से क्या होता है, सबसे अच्छा गुड कंडक्टर जो होता है फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होता है, सिल्वर होता है, ठीक है, चांदी। चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। इसमें इसके इलेक्ट्रॉन फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ठीक है, आराम से अपनी कक्षाओं छोड़ के बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कंडक्टिविटी अच्छी होती है। जानते हो मेटल कई तरीके, 2-3 तरीके होते हैं, ठीक है, मतलब धातुएं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, 3 तरीके की होती हैं। इंसुलेटर में करंट फ्लो ही नहीं हो सकता है, कंडक्टर में फ्लो होता है, ठीक है, आराम से फ्लो हो जाएगा। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, उसमें क्यों कुछ इम्प्योरिटी मिला के एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो उस वजह से वो उसमें करंट फ्लो होगा। सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं, ठीक है। जितने भी क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से बनाए जा रहे हैं, ठीक है, क्या कहते हैं लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गई, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं उसमें हम सेमीकंडक्टर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज कर रहे हैं, ठीक है।
तो जैसे जो सोलर प्लेट होती है, ठीक है, सोलर एनर्जी के लिए जो प्लेट यूज की जाती है, सेल्स यूज की जाती हैं, वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है, किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो सिल्वर हो जाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विकार वर्धनता के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, वही, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस जो बोलते हैं, ठीक है, वर्धनता मतलब क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस। तो किसके लिए होती है? ठीक है, कौन सेल बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं? कौन सेल बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? कौन सेल हो जाएगा। एक कौन सेल होती कहाँ पर है? तो रेटिना में होती है, ठीक है, कहाँ पर होती है? रेटिना में होती है। ओके, तो कौन सेल कहाँ पर होती है? रेटिना में होती है। तो जो महिलाओं में ये कम मतलब कौन सेल जो मतलब जो क्या कहते हैं वर्धनता, जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो महिलाओं में कम पाया नहीं जाता है। ये कह सकते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वाहक होती हैं, ठीक है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस की वाहक होती हैं। तो ये क्या होती है, हमेशा अपने मतलब जो पुरुष मतलब उनके जो बच्चे होंगे, ठीक है, उसमें कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? जेनेटिक मतलब डिसऑर्डर है, जेनेटिक बीमारी होती है। तो ये क्या करती हैं, जैसे उनका बेटा हुआ तो उनमें ये ट्रांसफर हो जाता है, आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? ठीक है, तो क्रोमोसोम्स हम जानते हैं, क्रोमोसोम्स दो होते हैं, ठीक है, एक्स और वाई दो होते हैं, ठीक है। महिलाओं में क्या होता है? एक्स होते हैं, ठीक है, और पुरुषों में क्या होता है? एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो लिंग में जो कौन सा जेंडर बनेगा, मतलब लड़का बनेगा लड़की बनेगा, ठीक है, कौन क्रोमोसोम से डिसाइड करता है? तो वाई तरह का, ठीक है, क्रोमोसोम से डिसाइड करता है, क्योंकि महिलाओं में एक्स तो होता ही है और पुरुषों में जो होता है एक्स और वाई होता है। तो ये क्या होता है कि मान लो पुरुष का एक्स हो गया, ठीक है, इसके साथ क्या करता है? फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा? लड़की बन जाएगी। और वाई अगर फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, वाई क्रोमोसोम, तो क्या बनेगा? लड़का बन जाएगा। तो अब मान लो जो क्या कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी होती है, ठीक है, उसको मैं अभी बोला था, ठीक है, कि वाहक होती हैं, ठीक है। तो कौन सा वाहक होता है? एक्स क्रोमोसोम में वाहक होता है, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम में वाहक होता है। मान लो उसका बेटा हुआ तो ठीक है, तो बेटा जब होगा तो इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, तो उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा एक्स पे, ठीक है, तो एक्स पे ट्रांसफर हो जाएगा। इस वजह से क्या, एक्स और वाई की वजह से क्या होता है? तो कलर ब्लाइंडनेस होता है बेटों में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो कहाँ पर होता है ये? तो रेटिना में प्रेजेंट होता है। कौन सेल कहाँ पर प्रेजेंट होती है? रेटिना में प्रेजेंट होती है। कौन सेल को क्या बोलते हैं? शंकु सेल बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? शंकु सेल बोलते हैं। और कितना कौन सेल होती है? लगभग 70 करोड़ कौन सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, रेटिना के अंदर 70 करोड़ सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, इतने क्वेश्चन हम लेके आए थे, तो लगभग काफ़ी क्वेश्चन हम आपको कवर करवा दिए होंगे। तो और इसके पीडीएफ जो होगी हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ से लिंक आप डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से आप फिर से रिवीजन कर लेंगे, आपको काफ़ी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। हम इसके साइंस के और क्लासेस लेके आएंगे, ठीक है। अभी हम लगभग 500 क्वेश्चन कराएंगे, तो 500 क्वेश्चन में पूरा साइंस ही कवर हो जाएगी। केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई और फिजिक्स हो गई, टोटल सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो साइंस और ठीक है, सोशल साइंस और का इसका टेंशन न लीजिएगा, ठीक है, हम पूरा करवा देंगे। अभी 8-9 दिन बचा हुआ एग्ज़ाम, इतने में काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।